हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा पॉलिनोमियल्स का अगला लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल्स पॉलिनोमियल्स का बेसिक पोर्शन जो है वो कवर कर लिए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारी चीज़ कवर कर लिए थे। और लेक्चर एंड पे मैंने आपको 2.1 और 2.2 जो है वो होमवर्क भी दिया था। अभी मैं देख लेता हूँ कि जो क्वेश्चंस पे आपको अकॉर्डिंगली डाउट हो सकता है वो क्वेश्चंस मैं पिक कर लेता हूँ एक बार। जैसे कि 2.1 का अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो डाउट आया है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है वो आप बहुत ही आसानी से जज कर सकते हो। अगर एक ही वेरिएबल है तो वन वेरिएबल बोलोगे, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आपको दिख रहा है, अल्फ़ाबेट है ना आपको दिख रहा है, तो आप उसको वन वेरिएबल कमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जबकि इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर दिया जाता है, ये क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी मैं आपको सिखा के देता हूँ। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया जाता है तो यहाँ पे अगर आप अल्फ़ाबेट काउंट करना स्टार्ट कर दिए तब तो आप बोल दोगे कि 4 अल्फ़ाबेट है तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा, मतलब 4 वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा ये। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो है वो कांस्टेंट के तरह ट्रीट होते हैं। और ऐसे कांस्टेंट जो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है उनको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, उनको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोलते हैं। इसीलिए ये एक्सप्रेशन जब भी जहाँ पे भी लिखा गया है, कोई अच्छा सोर्स से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो तुरंत देखोगे वेयर ए बी सी आर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स लिखा जाता है। नहीं तो बच्चा ये भी समझ सकता है ना कि ए बी सी और एक्स सारे के सारे क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल का काम सिर्फ एक ही कर रहा है, तो ये एक सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल ही है जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। तो इस तरीके से आप अपना काम चला सकते हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सब देखो आप आराम से बता सकते हो, है ना। 4x² - 3x + 7 ये भी सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे दिख रहा है। जहाँ जहाँ पे एक ही वेरिएबल है उसको आप सिंगल वेरिएबल, ये भी सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। लास्ट वाले में एक और चीज़ दिया है x⁻10 + y³ + t⁻50। यहाँ पे 3 वेरिएबल आपको दिख रहा है तो इसको आप 3 वेरिएबल बोल देना। क्लियर है। और अगर लिख करके दे देता है वेयर y एंड t या फिर x एंड y आर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, तब तो ये सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। अगर लिख के नहीं दिया कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का बात, तब तक आप अल्फ़ाबेट्स को एक वेरिएबल काउंट करोगे। अगर लिख के दिया है कि वो अल्फ़ाबेट जो है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, तब जा करके आप कहानी को चेंज करोगे। क्लियर है बोला। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो होते हैं वो रियल कांस्टेंट्स से डिफरेंट होते हैं, मतलब एट ए टाइम उनका वैल्यू तो कांस्टेंट ही आता है बट फिर भी वो वेरी करता रहता है। तो वो कंप्लीट रियल कांस्टेंट का नेचर भी नहीं होता है और कंप्लीटली वो वेरिएबल का नेचर में भी नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए उनका नाम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। क्लियर है। उसके बाद आपको कॉफिशिएंट लिखने बोला जा रहा है, x² का कॉफिशिएंट लिखने बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो डाउट आया वो 4th और 5 में आया। ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है √2x - 1। अभी यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट आपको पूछा गया है। अगर यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट पूछा गया और x² वाला टर्म आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि x² वाला टर्म अगर नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियसली x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तभी तो x² वाला टर्म गायब होगा ना। अगर मैं कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको x⁻6 का डिग्री पूछता हूं तो ऑब्वियसली x⁻6 क्यूबिक पॉलिनोमियल में कहां से आएगा। क्यूबिक अगर है मतलब हाईएस्ट डिग्री 3 है तो x⁻6 तो उधर होगा ही नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, 0 × x⁻6 + क्यूबिक लिखोगे। क्लियर है। तो x⁻6 का डिग्री क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर किसी ऐसा टर्म का डिग्री कॉफिशिएंट आपको पूछ रखा है जो उस पॉलिनोमियल में एब्सेंट दिख रहा है, उसका मतलब ही क्या है कि उसका कॉफिशिएंट 0 हो गया, तो प्रोडक्ट होके आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, इसीलिए वो टर्म एब्सेंट है। अगर मैं 2x² + 3 में x का कॉफिशिएंट पूछता हूँ तो वो भी ऑब्वियसली क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि आप x × 0 लिख सकते हो। यहाँ पे ऑब्वियसली x का वैल्यू तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर 0 हो जाता है तो ये भी 0 हो जाता। ठीक है ना, तो इसीलिए कॉफिशिएंट हमेशा 0 होता है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल में आपको ऐसा कोई टर्म का कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है तो वो डेफिनेटली 0 होगा। अगर वो टर्म मिसिंग है तो वो डेफिनेटली 0 होगा उसका कॉफिशिएंट। आगे एक और क्वेश्चन है नंबर 5। नंबर 5 में बोला जा रहा है, ये है प्रॉब्लम, 2x - 3 × x² - 3x + 1।
ये है आपका क्वेश्चन, और इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है तो ऐसे तो आप बता नहीं सकते हो, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स क्यूब, 2x और माइनस 3x मिलके आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, 2x और 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, प्लस 9x माइनस 3। तो ये जो चीज होगा एग्जैक्टली वो 2x क्यूब माइनस 6 और 3 होगा माइनस 9x स्क्वायर, प्लस 9 और 2 हो जाएगा 11x माइनस 3। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो कितना दिख रहा है आपको, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज माइनस 9। क्लियर है? तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। अगर फैक्टर फॉर्म में आपको दिया है तो उसी फैक्टर को आप प्रोडक्ट करके अकॉर्डिंगली सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर देना है ना, उसको पॉलिनोमियल का फॉर्मेट में लेकर के आ जाना, क्योंकि ये तो कोई पॉलिनोमियल का फॉर्मेट नहीं है ना, फैक्टराइज्ड फॉर्मेट थोड़ी ना पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ये वाला होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मेट जो हम लोग पढ़ के आए। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके आराम से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, देन जज कर लो कि कॉफिशिएंट किसका पूछा है और क्या है। अगर इसी पॉलिनोमियल में x⁴ का पूछता तो ऑब्वियसली वो क्या आता, 0 आता। क्लियरली दिख रहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो x⁴ तो एब्सेंट रहेगा ना टोटली, तो उसका कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्लियर है? अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री 0 होगा, लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री 1, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2, क्यूबिक है तो डिग्री 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। बट जीरो पॉलिनोमियल जो है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक केस बताया था मैंने, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड। क्यों बताया था, रीजन भी अच्छे से लिख करके दिया था, सारे कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरे पास है तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ तक आपका कहानी लगभग क्लियर था, कोई इशू नहीं था, है ना। उसके बाद और मेरे पास खास कोई डाउट नहीं आया। उसके बाद जो 2.2 वाला एक्सरसाइज था आपका, वो उसमें बोला गया है कि आपको मेनली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो देखो भाई ये बड़ा क्लियर चीज़ है, आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को लेकर के बार बार डाउट में मत आइएगा। ठीक है ना, डाउट में आने का कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है और बहुत ही आसानी से समझ आता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। समझिए मेरी बात। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखो, fx अगर एक कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लो एक पॉलिनोमियल मैं कंसीडर कर लेता हूं ax² + bx + c। अभी अगर मैं बोलूं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, तो भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो बोलने से तो सिर्फ होगा नहीं, कहां पे निकालो वो भी तो बोलना पड़ेगा। मान लो मैंने बोल दिया कि x = k पे इसका वैल्यू निकालो, तो x = k पे अगर इसका वैल्यू निकालने जाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे x के जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, k पुट कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, f(k) आ जाएगा, और इधर आ जाएगा a × k² + b × k + c। काम खत्म। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है बोला बस। तो fx = अगर ax² + bx + c लिखा गया है तो f(k) जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, ak² + bk + c। बात समझ आ रहा है, एट x = k इसका वैल्यू अपन ने निकाल दिए f(k) बोल के। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो इसी लॉजिक के साथ आपको काम करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f(k). ठीक है, हमेशा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको निकालने को बोलेगा, x का किसी पर्टिकुलर, x मतलब वेरिएबल का किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको निकालने को बोलेगा, तो बस उस वेरिएबल के जगह पे वो वैल्यू पुट कर दो, अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इस चीज को अच्छे से समझो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है, बार बार उस दिन भी बताया, वापस बता रहा हूं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ ये है कि x का जो वैल्यू यहां पे पुट करने के बाद, x का जो वैल्यू यहां पे पुट करने के बाद fx का आंसर 0 हो जाएगा, fx का आंसर 0 हो जाएगा, उसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, fx यहां पे कितना है, मान लो x² + x - 2। अभी आप क्लियरली देखो, अगर मैं यहां पे x का वैल्यू -2 रख देता हूं, अगर मैं x का वैल्यू -2 रख देता हूं तो कितना आ रहा है, -2 होल स्क्वायर -2 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू -2 जब भी मैं पुट करूंगा तो f(x) का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं दोनों साइड x का वैल्यू -2 पुट किया तो इधर f(-2) होगा, और इधर अगर मैंने -2 पुट कर दिया तो -2 होल स्क्वायर -2 तो आंसर क्या आ गया, 0।
तो x का जो वैल्यू पुट करने के बाद fx का आंसर 0 आ जाएगा, वो वैल्यू को बोलेंगे, उस वैल्यू को, दैट इज उस x इक्वल टू -2 को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? सिमिलरली यहां पे आप x का वैल्यू अगर 1 रखते हो f ऑफ 1, तब भी आप देखोगे आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 भी क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का एक 0 कहलाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे सर ऐसे रैंडमली आपको कैसे पता चल गया? अरे कुछ नहीं किया रे भाई, रैंडमली मैं तो बस समझा रहा हूं तेरे को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। x का जो वैल्यू यहां पे रखने के बाद, वेरिएबल का जो कांस्टेंट वैल्यू पुट करने के बाद एक्सप्रेशन 0 आ जाता है, एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाता है, उसी को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसी चीज को, इसी थॉट को थोड़ा उल्टा करके सोचो ना, कि सर ने x का जो वैल्यू, सर ने बोला कि x का जो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा, तो मैं क्यों ना ऐसे कर देता हूं कि मैं पहले ही इस चीज को 0 कर देता हूं, मैं पहले ही इस चीज को 0 कर देता हूं, और मैं पहले ही इस चीज को 0 करके फिर x का वैल्यू सॉल्व करके निकाल देता हूं। ऑब्वियसली सर ने भी तो वही किया था, बट आपको बताया नहीं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में तो बताया, बट अभी नहीं बताया था, अभी मैं बता रहा हूं, है ना। इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूंगा, मिड टर्म फैक्टराइजेशन, तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू -2 और 1। यही चीज सोच के ही तो मैंने -2 का और 1 का एग्जाम्पल लिया था ना आपको समझाने के लिए। बात समझ आ रहा है? आप दूसरा कोई वैल्यू पुट करके देखो, आंसर 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा मतलब क्या, बाकी सारे वैल्यूज जो है इसका 0 नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्या? इसका सिर्फ 2 ही 0 होगा, वो x इक्वल टू -2 और 1 है। ये थीम क्या है ये मैंने समझा भी। निकालना कैसे, तो बड़ा आसान है, जिस पॉलिनोमियल का 0 निकालने को बोलेगा उसको इक्वल टू 0 कर दो, उसको इक्वल टू 0 करके यहां से सॉल्व करके वेरिएबल को निकाल दो तो आ जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो इस तरीके से आपको अकॉर्डिंगली सोचना है। ठीक है ना? अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ऐसे x माइनस, जो मैं फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में दे दिया आपको, फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर इसका 0 निकालना है, तो क्लियरली इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो यहां से x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x इक्वल टू -1 आ जाएगा, और x इक्वल टू +1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये 3 हो जाएगा डिस्टिंक्ट जीरोस। क्लियर है क्या? बात समझ आ रहा है ना? तो सिंपल सा चीज़ ऐसे अपन निकालेंगे, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टेंशन में मत आइएगा ये सब चीज़ों को लेकर के। काफ़ी आसान है, आसान चीज़ों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करो। ठीक है, आसान चीज़ों को हमेशा आसान भाषा में समझने का प्रयास करो। अगर समझने का प्रयास करेंगे आसान तरीके से तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? और आपको तो कहीं पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने को बोला भी नहीं है, वो तो मैंने क्वेश्चन अराइज किया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, आपको तो बस वेरीफाई करने बोला है। वेरीफाई करने बोला है, इसका मतलब क्या? एक्सरसाइज में अगर वेरीफाई करने बोल रहा है मतलब क्या, कि अगर वेरीफाई करना है कि ये इसका 0 है, मतलब क्या, कि इस वैल्यू को अगर मैं देता हूं कि ये पॉलिनोमियल, और मैं देता हूं कि वेरीफाई वेदर x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, तो मैं क्या करूंगा, मैं x इक्वल टू 1 उठा करके पुट कर दूंगा, मैं f ऑफ 1 कैलकुलेट करूंगा डायरेक्टली, f ऑफ 1 कैलकुलेट करके अगर 0 मिल गया तो मैं बोलूंगा यस इट इज ट्रू दैट x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। और अगर यहाँ पे वैल्यू नॉन जीरो आ जाता तो मैं बोलता नो, x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। यहाँ पे तो वेरीफाई करने बोला है सिर्फ, और आसान कर दिया, फाइंड करने बोला ही नहीं। अगर फाइंड करने बोलता तो आपको उसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना पड़ता। क्लियर? अभी अगर यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर है ना? अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो बहुत ही आसानी से क्या कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? आप डायरेक्टली इक्वल टू 0 करके लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है, आप कर लोगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो आप पढ़े नहीं हो, पढ़ोगे। बट अगर मैं आपको ऐसा सिचुएशन दे देता हूं, कि मान लीजिए मैंने ये बोल दिया कि f(x) एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसका 0 क्या होगा, उसका 0 क्या होगा। अगर मैं बोलूँ f(x) एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मान लो 3, तो उसका 0 क्या होगा। अब बोलोगे उसका कोई 0 होगा ही नहीं, क्योंकि क्या यहाँ पे ये चीज कभी भी 0 हो सकता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x? नहीं हो सकता है। क्लियर है? ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो, है ना। बात करना अगर स्टार्ट करें ना तो बहुत सारे बातचीत हो सकता है। अच्छे बच्चे ये सब चीजें सोचता रहता है और हमें भी बताने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है? f(x) इक्वल टू, अगर मैं ऐसा एक कांस्टेंट वैल्यू k मान लेता हूं जो नॉन जीरो है, जो क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है ना, तो इसका तो कोई 0 होगा ही नहीं।
हैज नो जीरोज, हैज नो जीरोज। बात समझ में आ रहा है ना, इसका तो कोई जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि k तो कभी भी, k अगर नॉन जीरो कांस्टेंट है तो x का कोई भी वैल्यू रखने से k का वैल्यू तो कभी fx का वैल्यू, f ऑफ k का वैल्यू तो कभी इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। अगर fx 3 है तो x का वैल्यू क्या रखने से ये जीरो आएगा, 3 कभी जीरो के इक्वल होगा क्या, x का तो जगह नहीं है x रखने का, x तो है ही नहीं यहाँ पे। बात समझ आ रहा है ना, तो 3 तो कभी इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता है। उसी जगह पे अगर मैं एक जीरो पॉलिनोमियल को पिक करता हूँ, मतलब तो कहानी गड़बड़ हो जाता। अगर मैं fx इक्वल टू k ले लेता हूं जहां पे k कैन बी जीरो, या फिर डायरेक्टली अब fx इक्वल टू जीरो ले लो ना, विच इज योर जीरो पॉलिनोमियल। अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल को ले लेता हूं तो उसका कितना जीरो आता, उसका कितना जीरो आता सोचो, उसका तो इनफाइनाइट जीरो आ जाता, क्योंकि मैं x का वैल्यू यहां पे कुछ भी रखूं आंसर तो जीरो ही आएगा। x का वैल्यू मैं कुछ भी रखूं आंसर तो जीरो ही आएगा। तो x का वैल्यू जीरो रखने से भी होगा, 2 रखने से भी होगा, 3 रखने से भी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो x रखने का जगह ही नहीं है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे हो जाएगा। अगर सारे के सारे हो रहा है तो ऑब्वियसली दिस हैज इनफाइनाइट जीरोस। बात समझ में आ रहा है ना, इसका कितने जीरो होंगे, इसका इनफाइनाइट जीरो होगा। बात क्लियर है ना। चलो, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो क्या होगा मैंने बता दिया, लीनियर पॉलिनोमियल है तो आप सॉल्व कर दोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर लोगे, फैक्टराइज करके आप सॉल्व कर लोगे बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। बट आपके दिमाग में अभी ये स्ट्राइक करेगा कि सर अगर क्वाड्रेटिक नहीं आया, अगर क्वाड्रेटिक आया और मैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहा हूं तब मैं जीरो कैसे फाइंड करूंगा, या फिर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आया, या फिर अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया और मैं अगर सॉल्व नहीं कर पाया सर तब मैं जीरोस कैसे निकालूंगा। बात समझ में आ रहा है ना, तब मैं जीरोस कैसे निकालूंगा। तो तब जीरोस निकालने का बहुत सारे मेथड्स आते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है जो आप 10th में जाके पढ़ेंगे, है ना। क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिशियन, फेमस कार्डेनास ने अपना मेथड दिया था, कार्डेनास मेथड बोल के, उसके थ्रू आप क्यूबिक को सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक को डेस्कर्टिस है, फेरारी, ये बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने अपने अपने तरीके बताए, उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड्स तो अवेलेबल है, वो आप आगे जाकर के सीखेंगे। बट अभी हम ऐसा एक टूल पढ़ने वाले हैं, अभी हम ऐसा एक टूल पढ़ने वाले हैं जिसके मदद से मैं ये जज कर लूंगा कि उस पॉलिनोमियल का रैशनल रूट्स क्या क्या है, ठीक है। मेरे को ये नहीं पता कि मैं ये बता पाऊंगा भी या फिर नहीं कि उसका इरैशनल रूट या फिर नॉन रियल रूट जो भी है वो क्या है, उसके बारे में बातचीत नहीं करूंगा। अगर मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आप देते हो और वो अगर मिड टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर देते हो तब तो आप इक्वल टू जीरो करके आइदर x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू जीरो और x प्लस 1 इक्वल टू जीरो और x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, ऐसे करके काम सॉल्व कर दोगे। बट अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन बना देता हूं कि ये फैक्टराइज फॉर्मेट में नहीं है, तो अगर आप फैक्टराइजेशन कर पाए तब तो बहुत अच्छी बात है, उसको फैक्टराइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक फैक्टर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा, मिड टर्म फैक्टराइजेशन में भी आप करते क्या हो, फैक्टर्स फॉर्मेट ही बनाते हो ना। तो अगर फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तो कहानी ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट अगर ये फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अगर ये फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तब तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे बोला। और अगर ये फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, तब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बराबर स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तब देखो, एक पॉलिनोमियल का रियल रूट्स भी हो सकता है, नॉन रियल रूट्स भी हो सकता है, रैशनल, रियल के अंडर पे रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। तो इरैशनल या फिर इरेशनल रूट्स या फिर अगर मैं नॉन रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स का बात करूं तो वो सब निकालने के लिए आपको वो सारे मेथड सीखने पड़ेंगे, कार्डेनास, डेस्कार्टिस, ये सारे इक्वेशन सॉल्विंग का टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ रैशनल या फिर इंटीजर रूट्स की बात करते हो कि क्या इस पॉलिनोमियल का कोई रैशनल रूट आ रहा है या इंटीजर रूट आ रहा है, तब बिल्कुल आप दो थ्योरम के मदद से पूरा कहानी को निपटा सकते हो, और वो है आपका इंटीग्रल रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी सिलेबस में इसके बाद ही डायरेक्टली आपको रिमाइंडर थ्योरम मिलेगा। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज मैं मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा हूं, ये चीज अगर पढ़ा रहा हूं तो इसका जरूरत है समझ जाना,
क्योंकि एनसीईआरटी में जब फैक्टर थ्योरम दिया गया है, रिमाइंडर के बाद ही फैक्टर थ्योरम दिया गया, और उस फैक्टर थ्योरम में जब पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज करने का टेक्निक्स बताया गया है, तो उस जगह पे वो लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लिया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड लगाने से अच्छा है हम लोग ओरिजिनल जो कंटेंट है उस चीज को समझ जाते हैं, ठीक है ना। बाद में आप 2.4 का एंड पे देखोगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल करोगे, और उस जगह पे मास्टर आपको हीट एंड ट्रायल बता रहा होगा कि ट्रायल करना है, हीट करना है, ट्रायल कर, ये सब फालतू बातों पे आप मत जाओ। ये जो ओरिजिनली आप हीट एंड ट्रायल कितना करोगे, आप 1000 2000 कितना तक ट्रायल करना है, जब मैं फैक्टर थ्योरम में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूंगा तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि मैंने ये चीज काम के लिए पढ़ाया था या फालतू में पढ़ाया था। ये चीज मैं काम में पढ़ा रहा हूं। अगर ये सिलेबस में नहीं है, ऑफिशियली ये सिलेबस में लिख के नहीं दिया, बट इसका एप्लीकेशन सिलेबस में है, जो मास्टर लोग गलत तरीके से पढ़ा देता है ना, बोलता है हीट एंड ट्रायल से करो। और हीट एंड ट्रायल से अगर ट्रायल करना है तो मैं कितना ट्रायल करूंगा, ट्रायल करते करते थक नहीं जाऊंगा क्या, 1000 2000 एग्जाम में समय थोड़ी ना मेरे पास इतना ट्रायल करने के लिए। तो उस जगह पे आपका इंटीग्रल रूट और रैशनल रूट थ्योरम बड़ा इफेक्टिव और काम का हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है बोला। चलो तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो इंटीग्रल रूट थ्योरम स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या कहता है, चलिए ध्यान से देखते हैं। बोला जा रहा है कि fx अगर कोई भी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये 3-4 थ्योरम जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट उसका एप्लीकेशन बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप इन बेसिक्स को समझोगे नहीं है कि वो एप्लीकेशन कहाँ से आ रहा है, तो वो एप्लीकेशन डायरेक्टली आपको याद कर लेना पड़ेगा बिना समझे, या फिर आप हिट एंड ट्रायल बोल के चिल्लाते रहोगे, प्रॉपर टेक्निक आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और दूसरा बच्चा जिसको पता है वो करके आपसे आगे निकल जाएगा। क्लियर है बोला। चलो अच्छे क्वेश्चंस में कभी हिट एंड ट्रायल से आप कर नहीं पाओगे, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। इस जगह पर रैशनल रूट थ्योरम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसीलिए आपको ये चीज पढ़ाया जा रहा है और अकॉर्डिंगली आपको सीखना भी है। इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि अगर fx कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका कोएफिशिएंट्स इंटीग्रल है, मतलब fx कोई भी पॉलिनोमियल है, उनमें जितने भी टर्म्स है उन सारे टर्म्स में जो कोएफिशिएंट्स है वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है। एंड द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, 1 होगा। दैट इज उस पॉलिनोमियल को मैं एक मॉनिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, ठीक है ना। उसको मैं क्या बोल सकता हूं, मॉनिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, क्योंकि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है उसको हमेशा अपन लोग क्या बोलते हैं, मॉनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है बोला। चलो देन एनी इंटीजर रूट ऑफ fx इज ए फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। मतलब क्या कि अगर ऐसा होता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और बाकी सारे के सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर है, तब क्या बोला जा रहा है, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका जो फैक्टर होगा वो एक इंटीजर रूट होगा उस पॉलिनोमियल का। बात समझ आ रहा है क्या। कांस्टेंट टर्म जो होगा उसका जो फैक्टर्स होगा वो उस पॉलिनोमियल का एक इंटीग्रल रूट होगा। मतलब अगर उस पॉलिनोमियल का एक इंटीजर रूट आ रहा है तो वो इंटीजर रूट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। बस इतना सा ही आपको बोला गया है यहाँ पे। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर, कि उस इंटीग्रल रूट्स को आप फाइंड कर सकते हो इसका फैक्टर्स निकाल करके। अभी कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को देखेंगे। अगर मैं बोलूँ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस आप निकालो, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल जो जीरो है उसी चीज को रूट बोला गया है यहाँ पे। बेसिकली रूट जो है वो टर्म पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए यूज होता है, जो आप ऑलरेडी जानते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका जीरोस कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने का टेक्निक आपको पता है नहीं और आप हिट एंड ट्रायल करते रह जाओगे। अगर मैं बोलूँ इसका जीरो निकालो तो आप निकाल पाओगे बिना इंटीग्रल रूट थ्योरम यूज करते हुए? आप निकाल सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है लगभग निकालना आपके लिए। आप कितना हिट एंड ट्रायल करोगे? हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या, 1 ट्राई करोगे, 2 ट्राई करोगे, -1 ट्राई करोगे, -2 ट्राई करोगे, ऐसे करते करते कहाँ तक ट्राई करोगे? आप थक जाओगे ना सर। ठीक है, इसीलिए ये चीज इफेक्टिव हो जाता है इंटीग्रल रूट थ्योरम को सीखना। इंटीजर रूट्स के बारे में जब भी हमारे को मालूम होता है कि रूट्स किसी पॉलिनोमियल का इंटीजर रूट्स है या नहीं, हमें ढूंढना है। हमें ये नहीं ढूंढना है कि सारे के सारे रूट्स क्या होगा। हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स रूट भी आ जाए इसका, उससे हमें मतलब नहीं है। बट हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है कि क्या इस पॉलिनोमियल का कोई इंटीजर रूट आ रहा है या नहीं। वो अपन डायरेक्टली इंटीग्रल रूट थ्योरम से चेक कर सकते हैं। अभी कैसे चेक कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा।
आपके पास जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है वो दिया गया है fx का वैल्यू x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। अभी अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रल रूट थ्योरम में इन सब का प्रूफ्स वगैरह हम नहीं करेंगे, बस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको यूज करेंगे। प्रूफ अभी मैं नहीं बता रहा हूं इसका, क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं fx मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, ठीक है? तो क्लियरली आप समझ सकते हो दोस्त, यहां पे क्लियरली आप समझ सकते हो कि यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म का जो फैक्टर्स होगा, उस कांस्टेंट टर्म का जो फैक्टर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का एक एक इंटीजर रूट हो सकता है, हो सकता है। अभी होगा या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है? लीडिंग कोएफिशिएंट 1 देन एनी इंटीजर रूट ऑफ fx इज ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। ये नहीं बोला कि फैक्टर्स जितना भी होगा वो इंटीजर रूट होगा, बोल रहा है कि अगर इसका कोई इंटीजर रूट है तो वो डेफिनेटली कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, कंफर्म होना ही पड़ेगा, ये बोला है, दैट्स इट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का जितना भी फैक्टर्स है वो निकाल देते। हियर फैक्टर्स ऑफ -12, फैक्टर्स ऑफ -12 आर, क्या क्या फैक्टर्स है -12 का? 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बिल्कुल सही। 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ठीक है ना? 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, ठीक है? 5 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है, -6 भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो टोटल आपको यहां पे 10 फैक्टर मिल गया। कितना फैक्टर मिल गया? टोटल 10 फैक्टर्स मिल गया, ठीक है? अभी आपको पता है कि अगर इस पॉलिनोमियल का ये जो फैक्टर्स अपने निकाले, टोटल 10 फैक्टर्स निकाले, ठीक है? तो अभी आपको पता है कि अगर इस पॉलिनोमियल का कोई इंटीजर रूट है तो वो -12 का फैक्टर जरूर होगा। मतलब ये बात क्लियर है यहां से कि इस पॉलिनोमियल का जो भी इंटीजर रूट होगा वो -12 का फैक्टर होगा। मतलब इस पॉलिनोमियल का जो भी इंटीजर रूट होगा वो इन 10 में से ही कोई होगा। और अभी उसको रूट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? रूट यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अगर मैं 1 बोल दूं कि 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा कि x के जगह पे जब 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो सिमिलरली अब सारे के सारे केसेस में ये पुट करके देख लो, जिस केस में आंसर 0 आता है वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप यहां पे f(1) निकालिए। f(1) कितना आ रहा है? देखो 1 + 2 -11 -12, ये तो नॉन जीरो आ रहा है, क्लियर है। -1 पुट करके देखिए आप, -1 आ रहा है, फिर +2 आ रहा है, +11 आ रहा है, -12 आ रहा है, तो ये 13 - 13 आंसर 0 आ गया। आंसर 0 आ गया, इसका मतलब क्या कि देयरफॉर x = -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx, इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? उसके बाद मैं f(2) निकालता हूं, f(2) निकालता हूं। f(2) कितना आएगा? 2³ कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, प्लस 2² × 2 ये भी 8 आ रहा है, -22 -12 ये भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा ऑब्वियसली, ठीक है? फिर आप f(-2) निकालिए, ठीक है ना? f(-2) निकालिए, फिर f(-3), ऐसे करते करते आप 10 के 10 निकालिए। जिस केस में आंसर 0 आएगा वही x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? एक रूट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इंटीग्रल रूट हो जाएगा, दैट इज 0 आप बोल सकते हो, ठीक है ना? क्लियर है? तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का इंटीजर रूट्स को जज करते हैं कि क्या उस पॉलिनोमियल का कोई इंटीजर रूट्स है भी या नहीं। बात समझ आ रहा है? इस तरीके से आप सारे के सारे कैलकुलेट, मैं तो छोड़ दिया बट आपको छोड़ने से काम नहीं चलेगा, आप सारे के सारे कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर 0 आ रहा है तो जो 0 आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका रूट। बट इतना तो कन्फर्म है कि 3 से ज्यादा 0 तो आ ही नहीं सकता है। 3 से ज्यादा 0 अगर हो गया तब कैसे काम चलेगा? क्योंकि ये तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम इसका 3 ही 0 हो सकता है। यहां पे पढ़ेंगे हम थ्योरम नंबर 3 पे। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? चलो, तो ये हो गया आपका इंटीग्रल रूट थ्योरम का कंप्लीट आइडिया। आगे बात करें तो रैशनल रूट थ्योरम आएगा। क्या आएगा? रैशनल रूट थ्योरम। उसको एक बार पढ़ते हैं क्या है। उसमें बोला गया है कि कोई भी रैशनल नंबर को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे b/c, c एक नॉन जीरो इंटीजर है, b एक इंटीजर है। अगर b/c एक रैशनल फंक्शन है इन लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, इफ b/c इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, यहां पे कोफिशिएंट्स क्या होना पड़ेगा? इंटीग्रल होना पड़ेगा, ठीक है ना?
अगर किसी पॉलिनोमियल का इंटीग्रल कोफिशिएंट्स है और b बाई सी उसका एक रूट है, सारे कंडीशंस को ध्यान से समझना। सबसे पहला कंडीशन दोनों जगह पे क्या था, पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, उधर एक और एक्स्ट्रा कोफिशिएंट था कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना पड़ेगा, यहां पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है अबाउट लीडिंग कोफिशिएंट। बोला गया है कि अगर b बाई सी एक रैशनल रूट, ये तो एक रैशनल नंबर है ना, इंटीजर ऑब्वियसली इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो ये ना समझने से भी होगा, बट बेसिक है ऑलरेडी इसीलिए समझा दिया। तो b बाई सी अगर इस पॉलिनोमियल का एक रूट होता है, ठीक है, तो b जो होगा वो फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म होगा और c जो होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर होगा। बात समझ आ रहा है आपको, क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बोला जा रहा है कि b बाई सी अगर इस पॉलिनोमियल का कोई भी रैशनल रूट है तो b जो होगा वो क्या होगा, वो इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म जो होगा a0 उसका फैक्टर होगा और c जो होगा डिनोमिनेटर वो हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट का एक फैक्टर होगा। अभी आप बोलोगे c जो नॉन जीरो है उस चीज को कैसे रिलेट करोगे? आप खुद सोचो ना, लीडिंग कोफिशिएंट कभी जीरो हो सकता है? अगर खुद जीरो नहीं हो सकता है तो उसका फैक्टर जीरो आ सकता है क्या? नहीं, मतलब c तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ये चीज क्लियर हो गया, बात समझ आ रहा है ना? याद रखना, b बाई सी अगर कोई रैशनल रूट होता है किसी पॉलिनोमियल का, जिस पॉलिनोमियल में सारे के सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर है, उस केस में b जो होगा वो उसी पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा और c जो होगा वो उसी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर होगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? बोला, चलो आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कहानी को। ठीक है, अभी इस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से जज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे रैशनल रूट निकालने के लिए, उस चीज को आप समझना अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। fx आपको दिया गया है 6x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, मान लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं किसी भी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स का सारे नोट्स निकालने नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इंटीजर नोट्स निकालने जा रहा हूं। अगर इस पॉलिनोमियल का कोई इंटीजर रूट है तो वो कैसे निकाले, अगर उस पॉलिनोमियल का कोई रैशनल रूट है तो कैसे निकाले। अगर आप बोलोगे कि अगर इस पॉलिनोमियल का कोई इरैशनल रूट है तो कैसे निकाले, तो मैं अभी हाथ ऊपर कर दूंगा। अभी मेरे पास वो टूल नहीं है कि क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का इरैशनल रूट या फिर कॉम्प्लेक्स रूट कैसे निकालते हैं वो सिखा देना। ठीक है, अभी आप नहीं सीख पाएंगे, अभी बस इतना जज कर पाएंगे। आपके जोन में जितने भी क्वेश्चंस अभी आ रहे होंगे वो सारे के सारे पॉलिनोमियल का रूट्स जो है वो या तो इंटीजर होगा या तो रैशनल होगा। इसीलिए आपको ये दोनों चीज सिखाया जा रहा है ताकि आप एटलीस्ट इरैशनल रूट या फिर रियल रूट्स, सारे के सारे रूट जज कर पाओ या ना कर पाओ, एटलीस्ट रैशनल रूट्स को तो जरूर आप जज करना सीख जाओ। यही इंटेंशन से पढ़ाया जा रहा है। बात समझ आ रहा है ना? तो हम चलते हैं और हम ढूंढते हैं कि क्या इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर मैं बोलूं कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे? या आप हाथ ऊपर कर दोगे, आप बोलोगे सारे जीरोस तो मैं नहीं निकाल सकता। बट अगर मैं पूछूं कि क्या कोई इंटीजर रूट या कोई इसका रैशनल रूट है या नहीं, वो निकालो, तब आप बोलोगे हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल रूट थ्योरम एंड रैशनल रूट थ्योरम। अगर मैं बोलता हूं कि इंटीजर रूट के लिए सिर्फ जज करो, तो आप क्या करोगे? आप कांस्टेंट टर्म का सारे फैक्टर्स निकाल दोगे और जितने भी फैक्टर्स आएगा वो यहां पे पुट करके देख लोगे कौन जीरो दे रहा है आंसर। जो जीरो दे रहा है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो कि एक इंटीजर होगा। और अगर रैशनल रूट आइडेंटिफाई करने बोला तो कैसे करेंगे देखेंगे। ठीक है ना? तब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले -2 और 6 का क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट का। ठीक है, तो हियर हम सबसे पहले बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ -2 एंड 6 आर, क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ -2 ±1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है। ठीक है, और 6 का क्या हो जाएगा? 6 का क्या हो जाएगा? -2 एंड 6 आर दिस, एंड क्या हो जाएगा आपका? 6 का +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, 4 5 तो नहीं होगा और डायरेक्टली +-6 हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी आपके पास जो b बाई सी का पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गया। अभी आपको क्या बोला गया है? b बाई सी, जहां पे b क्या था? b था आपका
फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहां पे कौन है, -2 है, तो ये रहा आपका b, ये रहा b का पॉसिबिलिटीज, और ये सारे के सारे क्या हो जाएगा आपका c का पॉसिबिलिटीज। तो b बाई c कितने प्रकार का जनरेट हुआ वो चीज आप सोच लो। अगर मैं b को 1 लेता हूं, c को भी 1 लेता हूं, तो 1 बाई 1 1 आएगा। अगर मैं b को 1 लेता हूं, c को -1 लेता हूं, तो 1 बाई -1 -1 आएगा। एक को यहां पे एक को फिक्स करके यहां पे सारे वैरायटीज के साथ मैच कराओ, ऐसे करना पड़ेगा आपको। यहां पे 4 है, यहां पे टोटल 8 है, तो टोटल कितने वैरायटी हो जाएगा 32, जिसमें कुछ कुछ कॉमन भी आएगा। देखो जरा ध्यान से, इधर मैंने 4 देखा, 1 -1 2 -2, तो इधर एक को पिक किया, इधर एक के साथ बाकी सबको पिक कर रहा हूं। 1 बाई 1 1 बाई -1 1 बाई 2 हो गया, फिर 1 बाई -2 हो जाएगा, फिर 1 बाई 3 भी हो सकता है, फिर 1 बाई -3 भी हो सकता है, फिर 1 बाई 6 भी हो सकता है, 1 बाई -6 भी हो सकता है। ये हो गया आपका। आगे अगर मैं बात करूं -1, तो -1 बाई 1 तो -1, -1 बाई -1 +1 हो जाएगा, -1 बाई 2 -1 बाई -2, ये सब तो आ चुका है। -1 के साथ अगर डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली यही सारे आंसर आएगा। चलो 2 चला गया। अभी 2 के साथ बात कर लेते हैं, 2 बाई 1 2 आ जाएगा, 2 बाई -1 -2 आ जाएगा, 2 बाई 2 तो 1 ही आएगा, और 2 बाई -2 भी -1 आएगा। फिर आएगा 2 बाई 3, फिर आएगा -2 बाई 3, फिर आएगा 2 बाई 6 जो कि 1 बाई 3 हो जाएगा, और फिर आएगा 2 बाई -6 जो कि -1 बाई 3 आ जाएगा। क्लियर है? और सिमिलरली -2 के लिए अगर करते हैं तो मेरे ख्याल से तो यही सारे आंसर्स वापस रिपीट हो जाएंगे। क्लियर है? तो एग्जैक्टली 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा था, बट उनमें से फाइनली आपके पास कितना निकल करके आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया। 12 पॉसिबल रैशनल जीरोस हो सकता है, 12 पॉसिबल रैशनल जीरोस हो सकता है। तो ये जो रैशनल रूट थ्योरम का आइडिया है उसको यूज करके हमने क्या निकाल दिए, हमने ये निकाल दिए कि भाई अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप बात कर रहे हो, भाई अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप बात कर रहे हो और वाकई इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर कोई रैशनल रूट आता है तो वो रैशनल रूट इन 12 में से ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अभी देखो इंटीग्रल रूट थ्योरम यहां पे इनवैलिड हो गया ना, मतलब इनवैलिड नहीं, मतलब बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर तो इंटीजर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो अगर आप यहां पे जज कर लोगे एक साथ तो फ्रैक्शन को भी जज कर लोगे और इंटीजर को भी जज कर लोगे। ठीक है ना, फर्स्ट समझ आ रहा है ना। उधर अगर आप -2 को इंटीग्रल रूट थ्योरम अगर आप यहां पे लगाते तो आपको क्या पता चलता, -2 का फैक्टर सिर्फ 1 -2 और -1 और 2 आता, ये 4 आता। और अभी तो आपको रैशनल रूट लगाने के साथ साथ, रैशनल रूट थ्योरम लगाने के साथ साथ आपको इंटीजर भी मिल गया, फ्रैक्शन भी मिल गया। मतलब अगर इस पॉलिनोमियल का कोई भी रैशनल रूट अगर होता है, अगर इस पॉलिनोमियल का कोई भी रैशनल रूट अगर होता है तो आपको यहां पे सारे के सारे कहानी दिख रहा है। अगर इस पॉलिनोमियल का कोई भी रैशनल रूट होता है तो वो हमेशा इन 12 में से ही कोई होगा, अदरवाइज उसके अलावा कुछ ही नहीं हो सकता। ये कंफर्म हो गया। यही चीज आपको यहां पे समझना था कि अगर इस पॉलिनोमियल का कोई भी रैशनल रूट होता है तो वो इन 12 में से ही कोई ना कोई होगा। वही तो बोला गया ना कि इफ b by c is a rational function in the lowest form, if b by c is a root of the polynomial with integral coefficient, इस पॉलिनोमियल का सारे के सारे इंटीग्रल कोएफिशिएंट से इसीलिए मैं लगा पाया। अगर इंटीग्रल कोएफिशिएंट नहीं होता तो मैं नहीं लगा पाता, या फिर इंटीग्रल कोएफिशिएंट बना के एलसीएम लेकर के इंटीग्रल कोएफिशिएंट बना के फिर लगाता मैं। ठीक है ना। तो अगर ये इंटीग्रल कोएफिशिएंट है और b बाई सी इसका रूट है तो b कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा और c लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर होगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले ही कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर निकाल दिया, फिर मैंने इसको b बोल दिया और इस सेट को c बोल दिया। ठीक है ना। फिर पॉसिबल b बाई सी कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन निकाल दिए। फिर मेरे को पता चला अच्छा कि अभी समझ आ रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल का कोई रैशनल रूट हो सकता है तो इन 12 में से ही कोई हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इन 12 में से ही कोई होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है, क्लियर है बोला पूरा। चलो तो अभी हम देखते हैं कि ये 12 तो हो सकते हैं, बट इन 12 में से कौन सा एग्जैक्ट है वो तो मेरे को नहीं पता ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करके देखना पड़ेगा क्या उसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसी 1 को आप क्या करोगे, सबसे पहले पुट करोगे f ऑफ 1 हो जाएगा आपका इस तरीके से। आप चेक करोगे दोस्त, मेरे पास इतना समय अभी नहीं है वीडियो में अकॉर्डिंगली 12 आंसर चेक करना। आप एग्जैक्टली ये 12 के 12 आंसर f ऑफ
1, f ऑफ -1, f ऑफ हाफ, f ऑफ -हाफ, ऐसे करते करते अप टू f ऑफ -2/3, ये 12 के 12 सॉल्व करके निकालोगे। जिस जिस केस में 0 आएगा आंसर, उसी केस में क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल का एक रूट है, एक 0 है, और वो 0 ऑब्वियसली कैसा है, एक रैशनल नंबर है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो मेरा ये उम्मीद है कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आप एक पॉलिनोमियल का रैशनल रूट को निकाल सकते हो। रैशनल के अंदर ही इंटीजर इन्वॉल्व है, तो मैं इंटीजर को और अलग से बोल नहीं रहा हूं। यह आपका क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कि किस तरीके से आप एक पॉलिनोमियल का रैशनल रूट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, रैशनल रूट को फाइंड कर सकते हो, रैशनल रूट को निकाल सकते हो। वो कहानी आपका क्लियर हो गया होगा कि रैशनल रूट किसी भी पॉलिनोमियल का आप कैसे निकाल सकते हो एग्जैक्टली। ये चीज आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद और मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से कि रैशनल रूट आप कैसे निकालोगे किसी भी पॉलिनोमियल का। बात समझ आ रहा है आपको, क्लियर है? तो चलिए, हो गया यहाँ तक, है ना? यहाँ पे आप 12 के 12 चेक कर लीजिएगा। जिस केस में आंसर 0 आएगा उसी केस में जो x का वैल्यू होगा, जैसे अगर इस केस में आंसर 0 आ जाता तो मैं x इक्वल टू 1 को ही क्या बोल देता, x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज अ रैशनल नंबर। ऑब्वियसली रैशनल रूट निकाल रहे हैं हम। सिमिलरली 12 के 12 सॉल्व करके अगर इनमें से कोई भी 2 मिलता है या फिर 3 मिलता है तो आप क्या बोल दोगे, ये तीनों के तीनों इस पॉलिनोमियल का रैशनल रूट हो जाएगा। और मान लो अगर ये क्यूबिक है और यहाँ पे ही सॉल्व करके आपको 3 केस में 0 मिल गया, तब तो आप ये अगर क्यूबिक है तो इसका तो मैक्सिमम 3 0 ही हो सकता है, उससे ज्यादा 0 तो हो नहीं सकता है। 4 0 तो इसका पॉसिबल है नहीं ना, क्योंकि ये मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो तीनों के तीनों 0 अगर मिल जाता है तो कहानी खत्म। मतलब इसका कोई और इरेशनल रूट या फिर कॉम्प्लेक्स रूट ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका जो भी रूट था वो रैशनल रूट ही था और तीनों के तीनों अपन ने आइडेंटिफाई कर दिए। बट अगर आप देखते हो कि इनमें से सॉल्व करके एग्जैक्टली 2 केस में आपको 0 मिला, अगर आपको 2 केस में 0 मिला मतलब क्या कि इस क्यूबिक का मैक्सिमम तो 3 0 होना चाहिए, मैक्सिमम 3 0 होना चाहिए, बट आपके पास 2 0 आया है। अगर आपके पास 2 0 आया इसका मतलब क्या कि रिमेनिंग 0 जो है वो कॉम्प्लेक्स या फिर इरेशनल होगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली इरेशनली होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में आता है। ठीक है ना, तो इस चीज में मैं और बात नहीं करने वाला यहाँ पे, इस चीज को आप छोड़ो। आप इतना समझ के रखो कि अगर 3 में से तीनों आपको मिल गया, मैक्सिमम 3 होना चाहिए क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो अगर तीनों के तीनों यहाँ पे मिल गया तब तो तीनों के तीनों रैशनल 0 हो जाएगा। और अगर तीनों के तीनों आपको नहीं मिलता है, कोई भी 1 या 2 मिलता है, तो रिमेनिंग जो भी बचेगा वो इरेशनल या कॉम्प्लेक्स होगा। आप समझ जाना, क्लियर है? और उसको कैसे निकालते हैं वो आप बाद में सीखोगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप रैशनल रूट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज को सीखे हो। बात समझ आ रहा है? चलो, तो 0 का आइडिया क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरोस को हम कैसे निकालेंगे। अगर ये चीज आप समझ गए ना दोस्त, इस दोनों चीज को, तो देखोगे जब आप अगले लेक्चर में फैक्टर थ्योरम के बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल स्टडी करोगे मेरे साथ, तो आपको कोई चीज याद करने का या फिर हिट एंड ट्रायल ऐसा कोई टेक्निक यूज करने का जरूरत ही नहीं होगा। आप बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। नहीं तो उस जगह पे बच्चे लोग बहुत स्ट्रगल कर जाते हैं कि कैसे अपन जो है वो चीज समझेंगे कि रैशनल रूट कैसे निकालेंगे, या फिर सॉरी मतलब हिट एंड ट्रायल करते करते कैसे चीजों को करेंगे। मैं बुक का एग्जांपल उठा के आपको दिखाऊंगा कि अगर रैशनल रूट थ्योरम आप नहीं समझते तो आपको किस तरीके से परेशानी का सामना करना होता। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि एप्लीकेशन उसका बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया है, तो मेरा फर्ज है कि ये चीज आपको बेसिक से लेकर के बताना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आप देख सकते हो नंबर 3, और उसमें बोला जा रहा है कि एन nth डिग्री पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट n रियल रूट्स। ठीक है, बोल रहा है कि एक n डिग्री पॉलिनोमियल अगर है तो उसका मैक्सिमम n रियल रूट होगा। जो मैंने अभी अभी आपको बोला कि अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम कितना जीरोस आएगा, 3 जीरोस आएगा। यहां पे तो एग्जैक्टली देखो, कहानी ये बोलता है कि अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका 0 हमेशा n ही होगा। इसका 0 हमेशा क्या होगा? अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा कितना होगा? एग्जैक्टली n ही होगा, एग्जैक्टली n ही होगा। बट यहां पे क्या बोला? यहां पे रियल जीरोस का बात किया। यहां पे क्या बोला? यहां पे रियल जीरोस का बात कर रहा है। तो अगर रियल जीरोस का बात करता है तो वो हमेशा मैक्सिमम n होगा, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम n रियल जीरोस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? बात समझ में आया ना? मैक्सिमम n रियल जीरोस हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं एक पॉलिनोमियल का बात करूं
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो इस पॉलिनोमियल का अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस का बात करूं तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि यहाँ पे कितना जीरो होगा, 4 जीरो होगा। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे x x x x, तब तो ये 4 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट अगर होता है तब तो ये x टू द पावर 4 में चला जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो मैक्सिमम कितना जीरो आएगा उसका, मतलब एग्जैक्टली 4 जीरो होगा। अभी इन चारों में से कौन रियल है, कौन कॉम्प्लेक्स है, क्या है रैशनल है, वो तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आप इक्वल टू 0 कर दोगे, तो यहाँ पे तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है तो निकालना काफी आसान है, या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। तो x का ये 4 पॉसिबल वैल्यू आ गया, और चारों के चारों क्या है, रियल नंबर है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे 4 जीरो आ रहा है, चारों के चारों रियल नंबर हो सकता है। बट अगर मैं आपको ऐसा एक्सप्रेशन देता हूं, अगर मैं आपको ऐसा एक्सप्रेशन देता हूं तो आप क्लियरली देखोगे कि ये भी क्या है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी तो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका भी एग्जैक्टली कितना रूट आएगा, 4 जीरो आएगा। एग्जैक्टली कितना आएगा, 4 जीरो आएगा। बट अगर मैं रियल जीरोस का बात करूं तो इसको जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 या तो 0 होगा, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो सॉल्व करके आप एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दोगे, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1 आ जाएगा। बट यहाँ से आप कोई रियल वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप बोलोगे नो रियल जीरोस। मतलब आप समझ गए कि रियल जीरो तो आपके पास यहाँ से 2 आ गया, बाकी 2 जीरो जो रियल नहीं आया वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। बात समझ में आ रहा है ना, जो आप अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आया। तो आप देख रहे हो कि किसी केस में बाई क्वाड्रेटिक का हमेशा हाईएस्ट डिग्री जितना है जीरोस उतना ही आएगा, बट यहां पे हम जीरोस का बात नहीं कर रहे, यहां पे हम रियल जीरोस का बात कर रहे हैं। तो रियल जीरोस हमेशा मैक्सिमम n आएगा। ये मैक्सिमम वर्ड यूज करना जरूरी हो जाएगा यहां पे। अगर मैं यहां पे रियल का बात करूं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ जीरोस का बात करूं तो मैं एग्जैक्टली n बोल सकता हूं, बट अगर मैं रियल जीरोस का बात करूं तो हमें हमेशा यूज करना पड़ेगा एटमोस्ट वर्ड। एटमोस्ट n हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर ये पाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं कंसीडर करूं तो इसका एटमोस्ट कितना जीरोस आ रहा है, 4 जीरोस आ रहा है। बट अगर मैं इसका बात करूं तो इसमें एटमोस्ट कितना रियल जीरो आ रहा है, 2 रियल जीरो आ रहा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो कभी कभी किसी केस में 4 रियल जीरो आ रहा है, तो कभी कभी किसी केस में 2 आ रहा है, तो कभी कभी किसी केस में कोई भी रियल रूट नहीं आ सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इस तरीके से पॉलिनोमियल ले लूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स का तो कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा जो यहाँ पे पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाएगा, होगा ही नहीं कोई वैल्यू। तो यहाँ पे तो कोई रियल जीरोस आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई रियल जीरोस नहीं आया इसका मतलब क्या है कि इसका 0 नहीं होगा। अरे 0 तो होगा, चारों के चारों कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाईएस्ट डिग्री जितना है टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमेशा उतना ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमेशा उतना ही आएगा। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ जीरोस हमेशा एग्जैक्टली n ही होगा अगर डिग्री n है। अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस n ही होगा। बट अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रियल जीरोस का बात करूं तो या तो वो n हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल मिला कि अगर ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है या तो 4 रियल जीरो मिल रहा है, यहाँ पे चारों के चारों रियल है, यहाँ पे 2 रियल जीरो मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी रियल जीरो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी रियल जीरो नहीं मिल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी जीरो नहीं हो सकता किसी के लिए, कोई भी एक्स के रियल वैल्यू के लिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी किसी एक्स का रियल नंबर अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो वो जीरो नहीं आ सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी जीरो नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी जीरो नहीं हो सकता फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कोई भी रियल जीरो नहीं मिला, यहाँ पे 4 रियल जीरो मिला, यहाँ पे 2 रियल जीरो मिला, तो मैं क्या बोलूंगा, बट 4 से ज्यादा रियल जीरो तो मिल ही नहीं सकता है ना। अगर हाईएस्ट डिग्री 4 है तो मैक्सिमम कितना रियल जीरो मिल सकता है, 4 रियल जीरो। वही यहां पे बोला गया एन n डिग्री पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट n रियल रूट्स और जीरोस। रूट्स या जीरोस आप अभी के लिए एक ही मानो, बट बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में मैं बता रखा हूं। रूट्स मतलब पॉलिनोमियल्स के लिए यूज होता है, एक्सप्रेशंस के लिए, और रूट्स जीरो जो वर्ड है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए, और रूट जो वर्ड है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए यूज्ड होता है। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं दोस्त, आप मेरे बात को ध्यान से समझो। अगर आपके पास एक n डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमेशा n ही होगा, एग्जैक्टली n होगा, ना n से कम ना n से ज्यादा। और उन n में से रियल कॉम्प्लेक्स सब कुछ मिक्सिंग हो सकता है, जैसे यहां पे दिख रहा है, यहां पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो चारों के चारों में एग्जैक्टली 4 ही रियल जीरो होना था और उन चारों के चारों रियल हो गया।
यहां पे भी एग्जैक्टली 4 जीरो होगा, बट उनमें से सिर्फ 2 रियल जीरोस मिला। बट यहां पे भी एग्जैक्टली 4 जीरोस ही होगा, बट इनमें से कोई भी रियल जीरो नहीं मिला, दैट इज चारों के चारों कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहीं से हम ये चीज कंक्लूड करते हैं या फिर इंटरप्रेट करते हैं कि अगर मैं किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल का बात करूं तो उसका टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमेशा n ही होगा, बट उसमें अगर नंबर ऑफ रियल जीरोस का बात करूं तो वो एटमोस्ट n हो सकता है, दैट इज मैक्सिमम n हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है, n से कम भी हो सकता है, 2 या फिर 0, जैसे एग्जांपल मैंने दिया। n से कम भी हो सकता है, n से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? n से ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमेशा n ही रहेगा। अगर ठीक है ना, ज्यादा बोलने से भी कंफ्यूज हो जाओगे, यार ज्यादा क्या बोलूं मैं, बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज को, आप समझ गए होंगे ऑलरेडी। क्लियर है कि अगर आपके पास n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम जीरोस, रियल जीरोस n होगा, या तो एग्जैक्टली n होगा, जैसे यहां पे केस था कि मैक्सिमम 4 रियल जीरो आ रहा है। 4 अगर ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 4 ही होगा, और चारों के चारों रियल आ गया। ठीक है ना? किसी केस में 4 से कम भी मिल रहा है, मतलब बाकी जो बच रहा है इसका नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, बट रियल जीरो तो 2 ही आ रहा है, मतलब बाकी दोनों क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स आएगा। यहां पे रियल जीरो कोई भी नहीं आ रहा है, मतलब चारों के चारों कॉम्प्लेक्स होगा। समझ गए ना? तो ये चीज याद रखना कि एक n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का हमेशा n ही जीरोस होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। बट उसमें अगर मैं रियल नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो रियल नंबर ऑफ जीरोस हमेशा n होगा, या तो n से कम होगा। क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा, पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है? लास्ट में बोला गया है फाइंडिंग ए जीरो और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन f(x = 0)। ये तो मैं कब से सिखाते आ रहा हूं आपको। अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए बोलूं तो मैं क्या कर देता हूं, उसी f(x = 0) करके x का वैल्यू सॉल्व कर देता हूं, और जो आता है आपके पास वही तो क्या है, f(x = 0) का रूट और f(x) का 0। बड़ा सिंपल चीज है ना। f(x) अगर मैं बात करूं तो वो एक एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए वो चीज क्या है? 0 कहलाएगा। और f(x = 0) जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा उसके लिए वो क्या होगा? रूट बन जाएगा। क्लियर है ना? तो अगर आपको जीरो या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल निकालने को कहा जाता है तो हमेशा आप उस पॉलिनोमियल इक्वेशन f(x = 0) को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। सॉल्व करके आप यहां से x का वैल्यू निकालोगे। बात आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? वही तो हम करते थे। अगर मैं किसी पॉलिनोमियल दे करके उसका रूट निकालने के लिए बोलूं या फिर जीरो निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करते हो? आप उस पॉलिनोमियल को =0 करके सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हो। वही तो इनडायरेक्टली मीन कर रहा है ना कि अगर मैं उस पर्टिकुलर, जैसे पहले एग्जांपल लिया था x² + x - 2, सॉल्व करके x = 2 और -1 आया था, सॉरी -2 और 1 आया था, तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि x का वैल्यू अगर मैं -2 उस एक्सप्रेशन में पुट करूं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा, या फिर x का वैल्यू 1 अगर मैं उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करूं तो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू एट x = 1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वही तो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब। तो मेरे ख्याल से मैंने सफिशिएंट चीज आपके साथ डिस्कस कर दिया। इतना चीज बताने के बाद अभी तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह निकालते कैसे हैं और किस तरीके से हम इंटीग्रल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम, इन चारों थ्योरम को अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अभी इनके ऊपर बेस करके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, बोला गया कि फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का आपको क्या निकालना है? इंटीग्रल रूट निकालना है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल रूट का बात करूं तो आप क्लियरली देख रहे होंगे x³ - 6x² + 11x - 6, ये क्या हो जाएगा? उसका पॉलिनोमियल है ये आपका px, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, और इसका इंटीग्रल रूट निकालने के लिए आप इंटीग्रल रूट थ्योरम को याद करोगे। इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या बोल रहा था? हालांकि आप रैशनल रूट थ्योरम लगा सकते हो तो लगा दो, एक साथ आपको सारी चीज पता चल जाएगा। बट एज यहाँ पे इंटीग्रल रूट थ्योरम के लिए इंटीग्रल रूट थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई होना सबसे पहला जरूरी है। तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 आपको दिख रहा है, और यहाँ पे सारे के सारे कोफिशिएंट्स भी इंटीजर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? -6 जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो फैक्टर होगा
उसका जो भी इंटीग्रल रूट होगा वो -6 का ही फैक्टर होगा। तो पहले हम -6 का फैक्टर ढूंढ लेते, क्या है -6 का फैक्टर +-1 +-2 +-3 +-6, ये सारे के सारे हो जाएगा -6 का फैक्टर्स। बहुत ही सिंपल है। तो अभी आप P(1) कैलकुलेट कीजिए, P(-1) कीजिए, P(2) कीजिए, P(-2) कीजिए, P(3) कीजिए, P(-3) कीजिए, P(6) कीजिए और P(-6) कीजिए, खत्म। तो ये सारे के सारे कैलकुलेट करके जिस केस में आंसर 0 आएगा वही हो जाएगा Px का एक इंटीग्रल रूट। अगर तीन यहां से मिल गया 3 0 तो आप बोल दोगे ये तीनों के तीनों इसका इंटीग्रल रूट होगा। मैक्सिमम कितना रूट होना चाहिए था इसका 3, और तीनों के तीनों इंटीजर मिल गया, मतलब बाकी और कोई रूट्स होगा ही नहीं जो नॉन इंटीजर है या फिर इरेशनल है या फिर कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं। क्लियर? और अगर इनमें से कोई भी 1 या 2 मिलता है तो बाकी समझ जाना कि आपको वो 1 या 2 ही निकालने को बोला है, बाकी जो भी है वो आपके हाथ के बाहर है, या तो वो इरेशनल है, या तो वो फ्रैक्शन है, या तो वो कॉम्प्लेक्स है। सिंपल है, सिंपल तरीके से ट्रीट करो, आराम से कर पाओगे। फाइंड द रैशनल रूट ऑफ दिस। अभी इसका रैशनल रूट अगर आपको निकालने को बोला गया है तो सबसे पहले आपका कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे मॉनिक पॉलिनोमियल होना जरूरी नहीं है रैशनल रूट थ्योरम पे, कॉफिशिएंट 2 होने से भी काम चलेगा। बस एंट्री कॉफिशिएंट सारे के सारे लीडिंग कॉफिशिएंट 2 होने से भी काम चलेगा, और सारे के सारे कॉफिशिएंट इंटीजर होना चाहिए, जो कि हो रहा है। तो अभी मैं b/c जो बोलूंगा वो b क्या हो सकता है, b तो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का फैक्टर। तो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर क्या क्या होगा, +-1 +-2 +-3 और +-6। और c क्या हो सकता है, c का पॉसिबिलिटी है 2 का फैक्टर, दैट इज +-1 +-2। तो करके देख लो क्या क्या होगा। 1/1 1 हो सकता है, 1/-1 -1 हो सकता है, 1/2 और -1/2। फिर 2 लेकर के अगर करोगे, फिर -1 अगर लेके करेंगे तब तो यही मिलेगा वापस। फिर 2 लेके अगर करेंगे तो 2/1 2 आएगा, 2/-1 -2 आएगा, फिर 2/2 और 2/-2, तो ये दोनों ही मिल जाएगा वापस। और -2 लेके करेंगे तो भी सेम चीज ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। 3 लेके करेंगे तो 3 और -3 और 3/2 और -3/2, और -3 लेके करेंगे तो -3 हाँ वही दोनों वापस मिल जाएगा, ये दोनों वापस मिल जाएगा। 6 लेके करोगे तो 6 -6 और 6/2 तो 3 और 6/-2 -3 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है? चलो, तो हमें समझ में आ गया कि भाई अगर इस पॉलिनोमियल का कोई भी रैशनल रूट होना है तो इनमें से ही होगा, इनमें से ही होगा, ये कंफर्म है। इन 12 के अलावा कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी इन 12 वैल्यू पे आप P(1), P(-1), P(½ से लेकर के P(-6) तक ये सारे के सारे कैलकुलेट कर लीजिए। जिस केस में आंसर 0 होगा उसी केस को आप उठा करके बोल दोगे कि देयरफॉर x इक्वल टू, मान लो P(½ आपको 0 मिल गया, तो आप क्या कमेंट करोगे, देयरफॉर x इक्वल टू ½ इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल Px इक्वल टू दिस, या फिर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको काम करना है दोस्त, समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली आप यहाँ पे भी करके देखिएगा, ठीक है ना? यहाँ पे रैशनल रूट निकालने बोला है तो 1 का फैक्टर तो +-1 ही होगा डिनोमिनेटर में सिर्फ, और यहाँ पे 6 का फैक्टर तो बहुत कुछ हो सकता है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो तो 1 या -1 आएगा, फिर 2/1 या फिर 2/-1, फिर 3/1 या फिर -3 और 6 या -6। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 8 पॉसिबिलिटीज मिल रहा है। उन 8 पॉसिबिलिटीज में आप P चेक कर लो, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है। अगर 0 आता है तो वो रूट हो जाएगा, अगर 0 नहीं आता है तो रूट नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। और वो जितने भी 0 वाले केस आते हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके आप लिख दोगे, देयरफॉर दिस आर द रैशनल रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और अगर कोई भी नहीं आता है तो आप लिख दोगे, देयरफॉर देयर आर नो रैशनल रूट फॉर द गिवन पॉलिनोमियल Px इक्वल टू दिस। बात समझ आ रहा है ना? तो बड़ा सिंपल चीज है। हाँ, सिंपल तरीके से उसको ट्रीट कीजिएगा तो आराम से चीजें क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं आपका। कॉपी आप सबका चेक करूंगा, जरूर आप अच्छे से कीजिएगा, और जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली हम जूम वगैरह पे डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है बोला? चलिए आगे बढ़ते दोस्त, अगले केस में चलते हैं। आपको बोला है कि यहाँ पे कितने भी रियल नंबर ऑफ जीरोस है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, रियल जीरोस कितना है वो निकालने को बोला गया है।
तो पहला वाला तो आप बहुत ही आसानी से आप समझ गए कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो अगर निकालना है तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो फॉर रियल जीरोस आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जीरो को आप सॉल्व कर दो। अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन का फैक्टर मिल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स इक्वल टू वन। तो 2 रियल जीरो आपको मिल गया, और मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए, तो 2 रियल जीरोस आप कमेंट कर दोगे। बट अगर मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन को पिक करूं तो आप देखोगे कि ये तो फैक्टराइज हो नहीं रहा है, ये तो मिड टर्म फैक्टराइज हो नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो अगर ये फैक्टराइज हो नहीं रहा है तो इसको क्या करें, तो क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर आप रैशनल रूट आइडेंटिफाई करने जाओगे, आप करके देख लो, अब रैशनल रूट थ्योरम लगा के देख लो, कोई भी रैशनल नंबर आपको नहीं मिलेगा इसका रूट, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैं इस x के आगे 2 इंटू हाफ लगाना चाहता हूँ, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। और इस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b आ गया, तो इस b का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/4। और यहाँ पे तो 2 था, तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा लेकर के आया, 2 और हाफ कैंसिल होके तो x ही आएगा, बट ये 1/4 मैंने एक्स्ट्रा लेकर के आया तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या चीज जनरेट हो गया, यहाँ पे जनरेट हो गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। अभी आप खुद सोचो कि क्या x का कोई भी ऐसा वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर पॉसिबल है जो यहाँ पे मैं पुट करूंगा और इसका स्क्वायर होके हमेशा किसी भी चीज का, किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, आप जानते हो। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर आप मेरे को बोल सकते हो जो हाफ के साथ मैं ऐड करूंगा और स्क्वायर करूंगा, अंदर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए या जीरो आए फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर करने के बाद तो हमेशा पॉजिटिव या जीरो आएगा। और उस पॉजिटिव या जीरो के साथ जब एक और पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा तो कभी भी जीरो आ सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है क्या, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मतलब x का कोई रियल वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे x का कोई रियल वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, x का कोई रियल वैल्यू आ ही नहीं सकता, यहाँ पे इम्पॉसिबल है ये सीन पूरा पूरा। तो आप क्या बोल दोगे, देयर विल बी नो रियल जीरोस। ये सारी चीज आप जैसे जैसे और थोड़ा बड़े हो जाओगे और आगे अच्छे से सीख जाओगे। देयर विल बी नो रियल जीरोस फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप रियल जीरोस निकालने को बोला ना, अगर रैशनल जीरोस बोलता तो आप रैशनल रूट थ्योरम लगा देते, इंटीग्रल जीरोस बोलता तो इंटीग्रल रूट थ्योरम लगा के चेक कर लेते। बट एज मैंने रियल जीरो बोल दिया तो रैशनल के साथ इरेशनल भी इंक्लूड कर दिया। तो अगर आप रैशनल रूट लगाओगे तो रैशनल रूट लगा के आपको क्या मिलेगा, सिर्फ रियल जीरोस जो है वही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सॉरी रैशनल जीरोस जो है वही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके अलावा अगर कोई इरेशनल जीरो होता भी है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था कि इरेशनल जीरोस के बारे में अभी हम नहीं सीखेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बस डिस्कस कर रहा हूँ कि दूसरे तरीके से भी आप कैसे सोच के काम को निपटा सकते हो। देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन का जरूरत होता है तो आप f(x = 0) करके ही सॉल्व करोगे। इसी तरीके से आप जीरो निकालते हो किसी भी पॉलिनोमियल्स का, आप जानते हो। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो यहाँ से x² कॉमन आएगा, x + 2 आएगा, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, x + 2 आएगा। तो यहाँ से x + 2 कॉमन आएगा और यहाँ पे x² + 2, तो ये फैक्टराइज हो गया। अगर फैक्टराइज हो गया तब तो कोई भी थ्योरम वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्टली हो जाएगा। तो आइदर क्या होगा, x + 2 = 0 होगा, और क्या होगा, x² + 2 = 0 होगा। अभी यहाँ से 0 करके तो x = -2 आपको मिल जाता है, बहुत ही आसानी से काम हो जाता है, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं इसको = 0 करूँ तो यहाँ से कोई रियल वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तो एक पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 कभी हो सकता है, नहीं। तो यहाँ से आपको नो रियल जीरो मिल जाएगा, मतलब यहाँ से जो भी आएगा वो कम्प्लेक्स आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी जो भी आएगा वो कम्प्लेक्स आएगा। क्लियर है क्या। तो नंबर ऑफ रियल जीरोस कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ही हो जाएगा। नंबर ऑफ रियल जीरोस यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ही हो जाएगा, जो कि कौन है, x = -2 है। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्मेट बना हुआ है, तो अगर आपको जीरो निकालना है तो आप f(x = 0) को सॉल्व कर दोगे बाई थ्योरम नंबर 4। तो आप इसको अगर सॉल्व कर देते हो, देखो जरा क्या आ रहा है, ये तो x - 1 होल स्क्वायर है
और ये x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा, फैक्टर इसको भी फैक्टराइज कर दो तो ये x माइनस वन होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इधर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x इक्वल टू 1 आएगा और माइनस 1 आएगा। अभी आप मेरे को सवाल करोगे सर अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूँ, इसको अगर मैं फैक्टर ब्रेक करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अगर इनको मैं प्रोडक्ट करूँ तब तो बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा। तो अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल मिलता है तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल में तो क्लियरली पता चल रहा है सर कि यहाँ पे 4 0 एग्जैक्टली होगा। रियल कम्प्लेक्स अब मिला के 4 डिग्री अगर है तो 4 0 होगा। अभी उनमें से क्या रियल 2 ही है? क्या आप ये कमेंट करोगे कि रियल 0 2 भी है? रियल 0 2 ही है और बाकी सब कम्प्लेक्स है, बाकी रिमेनिंग 2 कम्प्लेक्स है? नहीं, यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 2 रियल आपको दिख रहा है। जितने भी पॉसिबल केसेस से मैं डिस्कस करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे 2 रियल 0 है आपको दिख रहा है। फिर आप कमेंट कर दोगे अच्छा 2 रियल 0 है, सर ने बोला था मैक्स टोटल तो 4 आना चाहिए, तो 2 रियल आ गया तो रिमेनिंग 2 कम्प्लेक्स होगा शायद, आप छोड़ दोगे ऐसे करके। नहीं, ये गलती मत करना। यहाँ पे क्या होगा जनाब जानते हो क्या, डिस्टिंक्ट रियल 0 2 ही आ रहा है। बट आप देखो ध्यान से कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। हकीकत में देखा जा रहा है तो 1 जो है वो 3 बार आ रहा है और माइनस 1 1 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या कि ये 1 जो है वो रिपीटेड 0 है। वो क्या है, वो रिपीटेड 0 है। ये 1 का मतलब जो है वो रिपीटेड 0 में काउंट हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, वो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे चारों के चारों 0 ही रियल है बट डिस्टिंक्ट रियल 0s 2 आ रहा है। बट हकीकत में चारों के चारों ऑल 4 0s आर रियल। इस पॉलिनोमियल के लिए ऑल 4 0s आर रियल। तो अगर आप बोलोगे कि इसका ये तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका टोटल नंबर ऑफ 0 तो 4 होना चाहिए, बट सॉल्व करके तो 2 ही मिल रहा है। तो 2 अगर मिल रहा है बाकी 2 हिडन है, इसीलिए मैं ये चीज पकड़ने का कोशिश कराया आपको। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे अगर कभी भी आप परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब अगर ऐसा आप देखते हो तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। किस चीज के लिए, रिपीटेड रूट्स के लिए। समझ में आया। उसी फैक्टर को रिपीट कर सकते हो अगर, तो उसका मल्टीपल जीरोस मिल जाएगा। आप क्लियरली देख रहे हो ना भाई, 3 फैक्टर है तो 1 3 बार आएगा और -1 1 बार आएगा। तो अगर आप लॉजिक से ये बोल देते हो कि आंसर तो 2 ही आ रहा है, मतलब 2 रियल 0 होगा और बाकी 2 कम्प्लेक्स होगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना बात। बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ पे चारों के चारों जीरोस जो है वो क्या है, रियल जीरोस है। चारों के चारों जीरोस जो है वो क्या है, रियल जीरोस ही है। चारों के चारों जीरोस यहाँ पे रियल जीरोस ही है। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। बट उनमें से आपको दिख क्यों नहीं रहा है, फाइनली आपको 2 ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि डिस्टिंक्ट जीरोस 2 ही है। 1 जो है वो 3 बार रिपीट हो गया, डिस्टिंक्ट जीरोस 2 ही है। बट हकीकत में जो चारों के चारों आया वो क्या है, चारों के चारों रियल है। जैसे मैं ऐसा एग्जांपल ले सकता हूं ना आपके साथ, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे और फर्दर तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं यहां से सॉल्व करके एक -2 और दूसरा 2 आएगा x का वैल्यू, तो क्या 2 ही 0 होगा? अरे नहीं, ये देखो पावर में 2 लगा हुआ है, तो -2 जो है वो रिपीट हो जाएगा। मतलब हकीकत में तीनों के तीनों 0 क्या आएगा, रियल ही आएगा। बट -2 यहाँ पे रिपीटेड हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे चीज जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप और भी जाकर के आगे, अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हो और ओलंपियाड्स वगैरह के लिए ट्राई मारते हो, तो ज़रूर आपको उस जगह पे पढ़ाया गया होगा या फिर पढ़ाया जाएगा इस तरीके का कॉन्सेप्ट्स। या फिर आप आगे जाकर के जब भी IITG का सिलेबस में कैलकुलस को डिटेल में स्टडी करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस को, तो उधर भी रूट्स के बारे में हम लोग अच्छा खासा स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, उधर भी आप पढ़ सकते हो बिल्कुल, ठीक है। अदरवाइज अभी जितना मैंने समझाया उतना आप समझ करके रखो, यही आपके लिए बहुत बड़ा बूस्ट का काम करेगा। क्लियर है। और आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे धीरे धीरे आपका ये चीज और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो याद रखना ये इस चीज को, ऑर्डिनरी रूल को ब्रेक कर रहा है। सॉल्व करके 2 आ रहा है, आप 2 ही रियल 0 कमेंट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे चारों के चारों 0, जो चारों के चारों 0 आएगा वो चारों के चारों ही रियल होंगे, कोई भी यहाँ पे नहीं हो सकता कॉम्प्लेक्स। चारों के चारों रियल होगा बट रिपीटेड होगा, उस चीज को समझना। क्लियर है। तो आज के लिए अपन यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं। आप चीज़ों को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट है अकॉर्डिंगली पूछना, और आप
बाद में जा करके क्लियर करना है अकॉर्डिंगली। जूम सेशन या ऑफलाइन जहाँ पे भी आप मिल रहे होंगे अकॉर्डिंगली चीज़ों को क्लियर करेंगे। आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। अलविदा।